तो ये आवाज है सोनी फुरेली की। और सुन के ही पता चल रहा है कि ये कोई सलाह नहीं बल्कि एक सीधी साधी धमकी है। इससे पहले कि हम ये भी जानें कि ये बात किससे हो रही है या क्यों, ये शब्द हमें एक बात तो साफ साफ बता देते हैं। इस कहानी में नाकामी की कीमत सिर्फ मौत है। चलिए चलते हैं साल 1986 में। शहर है वाइस सिटी, सूरज, समंदर और पाप का शहर। ये एक ऐसी जगह है जहां पाम के पेड़ों और नियॉन लाइट्स के पीछे हर कोने में एक सपना बिकता है और एक जिंदगी खत्म होती है। और इसी चमक धमक और धोखे की दुनिया में एक आदमी की कहानी गद्दारी और खून से लिखी जानी है। ये कहानी है टॉमी वर्स सिटी की। तो कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है टॉमी के लिबर्टी सिटी की ठंडी बेरहम गलियों से निकलने से। उसे दक्षिण की इस नई जानलेवा दुनिया में भेजा जा रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक खंजर छिपा होता है। और ये है हमारा मेन कैरेक्टर टॉमी वर्सेटी, जिसे लोग हार्वर्ड का कसाई भी कहते हैं। 15 साल जेल में बिताने के बाद उसके बॉस सोनी फुरेली ने उसे वाइस सिटी भेजा है। पर ये कोई इनाम नहीं है, असल में ये एक चाल है। सोनी चाहता है कि टॉमी दक्षिण में ड्रग्स का एक नया ऑपरेशन सेट करे ताकि बाद में वो खुद आकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सके। मतलब टॉमी बस एक मोहरा है जिसे एक ऐसी बिसात पर भेजा गया है जिसके नियम वो नहीं जानता। लेकिन वाइस सिटी में टॉमी का वेलकम गोलियों से होता है। वो अपने दो साथियों हैरी और ली के साथ एक ड्रग डील करने पहुंचता है, लेकिन ये एक जाल था। डील शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। गोलियों की बौछार में हैरी और ली मारे जाते हैं। टॉमी किसी तरह बच निकलता है, लेकिन सोनी का पैसा और ड्रग्स सब चला जाता है। एक झटके में सब खत्म। अब वो इस शहर में अकेला है, बिना पैसे के और एक बहुत ताकतवर आदमी का कर्जदार। और फिर वो फोन कॉल आती है सोनी की, और इस एक कॉल में ही दोनों के बीच की दरार साफ नजर आ जाती है। सोनी को ड्रग्स की कोई परवाह नहीं, उसे बस अपना पैसा वापस चाहिए। दूसरी तरफ टॉमी है जो जिंदा रहने और बदला लेने की सोच रहा है। सोनी के लिए ये बस लालच और कंट्रोल का खेल है। फोन कटता है और टॉमी को एक बात समझ आ जाती है, अब लड़ाई सिर्फ एक नहीं, दो हैं। एक अपने दुश्मनों के खिलाफ और दूसरी अपने ही बॉस के खिलाफ। तो अब शुरू होती है जवाबों की तलाश, एक लंबी गर्म गर्मी जिसमें टॉमी को इस नियॉन से डूबे शहर के अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में उतरना होगा। उसे सुराग ढूंढने होंगे और ये पता लगाना होगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। टॉमी की तलाश उसे ले जाती है कर्नल कॉर्टेज की एक शानदार यॉट पार्टी में, और यहाँ शहर के सारे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। रिटायर्ड फौजी कर्नल कॉर्टेज, शहर का सबसे बड़ा ड्रग डीलर रिकार्डो डियाज और गॉसिप का किंग केंट पॉल। इन बड़ी बड़ी शाख मछलियों के बीच टॉमी खामोशी से सब कुछ देख रहा है, हर चेहरे को पढ़ रहा है, ये समझने के लिए कि इस खेल का असली बादशाह कौन है। लेकिन सुराग मिलना इतना आसान नहीं है। पार्टी से कुछ खास हाथ नहीं लगता। फिर वो द मालिबू क्लब में केंट पॉल से मिलता है और एक नाम उगलवाता है, लियो टील, एक शेफ। लेकिन यही टॉमी से गलती हो जाती है। गुस्से में वो अपने इकलौते सुराग को ही खत्म कर देता है। और जब लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तभी एक अजनबी सामने आता है, एक ऐसा आदमी जो जानता है कि उस हमले के पीछे कौन था, और वो एक नाम लेता है, रिकार्डो डियाज। ये अजनबी कोई और नहीं, लैंस वेन्स है। उस नाकाम डील में उसका भाई भी मारा गया था और अब उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग है। दोनों का दुश्मन एक ही है और यहीं से एक खतरनाक लेकिन जरूरी पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। ये दोस्ती भरोसे पर नहीं बल्कि एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ नफरत पर बनी है। लैंस के पास जानकारी है और टॉमी के पास हिम्मत। टॉमी एक शिकारी की तरह सोचता है। उसका प्लान सिंपल है, दुश्मन को करीब रखो, डियाज के लिए काम करो, उसका भरोसा जीतो और फिर सही मौके पर वार करो। जैसा कि वो खुद कहता है, हम अभी जितना ज्यादा सीखेंगे, इस शहर पर कब्जा करते समय हमें उतना ही कम सीखना पड़ेगा। लेकिन लैंस, वो इंतजार नहीं कर सकता। वो बदले की आग में जल रहा है और ये टकराव, ये बेचैनी जल्द ही एक तूफान लाने वाली थी। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर, एक ऐसा पॉइंट जहां सब्र का बांध टूट जाता है और एक हिंसक तख्तापलट शहर की सत्ता का पूरा खेल हमेशा के लिए बदल देता है। अब ताज का फैसला गोलियों से होगा। बेसब्री की एक कीमत होती है,
और जैसा कि डर था, लांस से गलती हो ही जाती है। वो अकेले ही डियाज को मारने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है। अब टॉमी का पूरा प्लान खतरे में है। उसे अपने इस लापरवाह साथी को बचाने के लिए सीधे आग में कूदना पड़ता है। अब इंतजार का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डियाज जान चुका है कि उसके आसपास गद्दार हैं। और ये वो पल था जब टॉमी ने सिर्फ सोनी की प्रॉब्लम सुलझाना बंद कर दिया और खुद के लिए एक साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। लांस के लाए हथियारों के साथ दोनों डियाज की हवेली पर धावा बोल देते हैं। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये सत्ता पर कब्जा था। गोलियों की गूंज में वाइस सिटी के पुराने बादशाह का अंत होता है और एक नया बादशाह पैदा होता है। शहर को नया राजा तो मिल गया, लेकिन ये ताज कांटों से भरा था। जैसे जैसे टॉमी अपनी ताकत बढ़ाता है, उसे एहसास होता है कि पुराने कर्ज और पुराने दुश्मन पीछा नहीं छोड़ते, और सबसे बड़ा दुश्मन तो लिबर्टी सिटी में बैठा है। डियाज की हवेली अब टॉमी का किला है, वाइस सिटी का नया किंगपिन। वो एक के बाद एक बिजनेस खरीदता है, शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। द मालिबू क्लब, एक फिल्म स्टूडियो, एक प्रिंट वर्क्स, हर नया बिजनेस उसकी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन जितनी तेजी से टॉमी का साम्राज्य बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से लिबर्टी सिटी से आने वाली फोन कॉल्स में सोनी का गुस्सा भी बढ़ रहा है। सोनी फोरेली को अपना हिस्सा चाहिए। लेकिन असली खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा था। लैंस को लगने लगा था कि उसे वो इज्जत, वो हिस्सा नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। उसकी शिकायतें बढ़ती जा रही थीं, और टॉमी, जो अब एक राजा की तरह सोच रहा था, उसकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर देता है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। गद्दारी के बीज बोए जा चुके थे। अब सोनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था, एक आखिरी सबसे बड़ी डील, एक बैंक डकैती। टॉमी इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाता है। तिजोरी तोड़ने के लिए कैम जोन्स, गोलियों के लिए फिल कैसिडी और भागने के लिए हिलेरी किंग। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये आज़ादी की लड़ाई थी। सोनी को ये दिखाने का तरीका कि टॉमी अब उसका नौकर नहीं है। तो बैंक रॉबरी कामयाब होती है। टॉमी के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन सोनी का कर्ज अब भी बाकी है। और यहीं टॉमी अपना सबसे बड़ा दांव चलता है। वो सोनी को असली पैसा नहीं देगा, वो देगा नकली नोट, जो उसने खुद अपने प्रिंट वर्क्स में छापे हैं। ये सोनी के मुंह पर एक तमाचा था। प्लान साफ था, शैतान का कर्ज चुकाओ, पर नकली नोटों से। और अब कहानी का ग्रैंड फिनाले, वो आखिरी खूनी मोड़, जहां सारे पर्दे उठने वाले हैं, सारे राज खुलने वाले हैं, और एक नए राजा को अपने खून से सने ताज के लिए आखिरी लड़ाई लड़नी है। 11, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये टॉमी की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। सोनी खुद वाइस सिटी आता है और अपने साथ 15 साल पुराना एक राज लाता है। वो बताता है कि उसने ही टॉमी को फंसाया था। उसे एक आदमी को मारने भेजा था, लेकिन वहां 11 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। टॉमी ने उन सभी को मार डाला और हार्वुड का कसाई कहलाया। लेकिन ये सब सोनी की चाल थी उसे रास्ते से हटाने की। और जब टॉमी इस धोखे को समझ ही रहा होता है, तो दूसरा और ज्यादा गहरा घाव लगता है। सोनी बताता है कि लांस ने उसे सब कुछ बता दिया है, नकली नोटों के प्लान के बारे में भी। वही लांस जो कभी अपने भाई के बदले के लिए टॉमी के साथ खड़ा था, आज सिर्फ ईर्ष्या और लालच में आकर उसे धोखा दे चुका था। उसने अपनी आत्मा चंद डॉलरों के लिए बेच दी थी। और बस टॉमी के सब्र का बांध टूट जाता है। तुमने मेरे 15 साल छीन लिए सोनी, और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी अपनी हवेली जंग का मैदान बन जाती है। टॉमी अकेले ही पूरी फोरेली माफिया से भिड़ जाता है, लेकिन अब उसके निशाने पर सिर्फ 2 लोग हैं, लांस वेन्स यानी गद्दार, और सोनी फोरेली यानी शैतान। लड़ाई खत्म होती है। टॉमी अकेला खड़ा है, अपने दुश्मन, अपने धोखेबाज साथी और अपने पुराने बॉस, तीनों की लाशों के ऊपर। हिसाब बराबर हो चुका था। हर गोली एक धोखे का जवाब थी, और हर मौत एक कर्ज की वसूली। वो जीत गया था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। धुआं छड़ता है। टॉमी और उसका वकील केन अपने नए साम्राज्य को देख रहे हैं। वो आज़ाद हैं, कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ में है। दक्षिण में बिजनेस अच्छा चल रहा है। वाइस सिटी का अब एक ही राजा है, और ये सिर्फ शुरुआत है। तो अब सवाल ये उठता है कि वाइस सिटी के इस नए राजा के लिए आगे क्या है।